एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो आज हम अपनी केस स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो 3 चैप्टर्स बचे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको चैप्टर 9 दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसमें से किस पे जो केस स्टडीज़ है वो ज़्यादा बन के आती है, तो मैं टॉपिक्स बता देती हूँ। पहले तो है फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इनसे रिलेटेड या फिर जो इनके फैक्टर्स है उनसे रिलेटेड केस स्टडीज़ आती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ भी आ सकती है। फिर हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे दे कैन ऑल्सो कम, एंड देन हमने जो फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा था दैट कैन ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। तो चलिए अब हम कुछ केस स्टडीज देखते हैं चैप्टर 9 से रिलेटेड। हाँ जी, देखिए फर्स्ट सबसे पहले हमें लाइन में लिखा हुआ है विच डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दीज लाइन्स। हमसे पूछा गया कि एफएम का कौन सा डिसीजन है, मतलब कि एफडीआई वाले टॉपिक में। तो चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर अबीर दहिया, फाइनेंस मैनेजर ऑफ निधि लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, हैज़ अ प्रपोजल टू replace Pentium 3 computers with Pentium 5 computers। मतलब कि जो ये मिस्टर अबीर दहिया हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज़ Pentium 3, उसको हम Pentium 5 से रिप्लेस कर दें। तो बेसिकली किस टाइप का डिसीजन होगा? फाइनेंसिंग डिसीजन तो है नहीं, क्योंकि इसमें हम अपना फाइनेंस तो रेस कर नहीं रहे हैं। डिविडेंड डिसीजन भी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। एंड इट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर्स को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। तो ये डिसाइड हो गया कौन सा डिसीजन है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्रूशियल फॉर द बिजनेस। अब इसमें हमें पूछा गया कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो किसी भी बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसकी मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बताई थी, ग्रिफ, आप वो पॉइंट्स इसमें लिख देना। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी। देखिए इसमें आपको और ये जो कहते हैं हमने पढ़ा था डेट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ। इसके और करके लिखा हुआ है हाउ आर द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी लाइकली टू गेन विद अ डेट कॉम्पोनेंट इन द कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कि अगर हमारी जो कैपिटल है उसमें डेट का भी हिस्सा होगा तो उसकी वजह से शेयर होल्डर्स को कैसे बेनिफिट होगा। तो ये हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, राइट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स में पढ़ा था, तो आपको उसे ही एक्सप्लेन करना है। या फिर और करके क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ डज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। हमें बताना है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिपेंड करेगी। उसके लिए आप एक से या दो केस ले लेना जिसमें दिखाना एक में डेट कम है और फिर जब डेट इंक्रीज हो गया तो ईपीएस भी इंक्रीज हो गया ड्यू टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ suitable example। Now next question देखते हैं। State whether we require more or less fixed capital in the following cases। मतलब कि ये जो फिक्स्ड कैपिटल वाला क्वेश्चन था, टॉपिक था, हमने पढ़ा था कि किस बिजनेस में ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए या किस में नहीं कम चाहिए। तो हमें यही बताना है कि जो आगे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें से किस में हमें फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी और किस में कम। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है नितिन लिमिटेड इज़ अ ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का मैंने बताया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, लेकिन जो ट्रेडिंग होती है उनमें कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, सो लेस फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट इज निधि लिमिटेड इज ऑपरेटिंग एट अ हायर स्केल। मैंने बताया था कि जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा होगा उनकी फिक्स्ड कैपिटल भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आहान लिमिटेड इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बताया था टी से टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक में लेबर इंटेंसिव होगी तो लेस फिक्स्ड कैपिटल, सो इसका आंसर है लेसर फिक्स्ड कैपिटल। फोर्थ पॉइंट है प्रतीक लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशंस। मतलब कि वो अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करें, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है लीजिंग फैसिलिटीज़ आर नॉट फ्रीली अवेलेबल टू अजीत लिमिटेड। अब बेसिकली जो लीजिंग फैसिलिटीज़ है ये कौन से पॉइंट से लिंक्ड है? एक्चुअली इट इज़ लिंक्ड टू फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। मतलब कि हमारे पास ज़्यादा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, इसीलिए हमें अपने पास ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल रखनी पड़ेगी। एंड द लास्ट इज
छवि लिमिटेड हैज़ एन एग्रीमेंट विद मीनाक्षी लिमिटेड एंड गौरव लिमिटेड टू शेयर ईच अदर्स फैसिलिटी। मतलब कि 3 कंपनीज ने एक साथ मिलकर किसी चीज़ को यूज़ किया, दैट इज कोलैबोरेशन लेवल। सो इन दिस केस देयर वुड बी लेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये जो सारे अभी मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं, आपको जस्ट जो फिक्स्ड कैपिटल की जो फैक्टर्स की अफेक्ट करने वाली मेमोरी टेक्निक मैंने बताई थी उसको माइंड में रखना, और सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके लिंक हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखिए न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन है। शिनॉय लिमिटेड नीड्स टू रेज फंड्स ऑफ 30 लाख, मतलब कि हमें 30 लाख रुपीज रेज करने हैं, राइट? ओके, इट्स एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर 3 लाख रुपीज, मतलब कि EBIT कितना है? 3 लाख। ठीक है जी। द कंपनी विशेज टू रेज मोर डेट, द डेट इज अवेलेबल एट एन इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम, मतलब कि इंटरेस्ट रेट कितना है? 15% पर एनम। अब हम आगे बढ़ते हैं। एज अ फाइनेंस मैनेजर एडवाइज whether the company should raise funds through debt or through equity। देखो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 30 लाख रुपीज़ हमें रेज करने हैं और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेक्टेड है कि 3 लाख होगी, लेकिन जो कंपनी है वो चाहती है कि वो डेट के थ्रू रेज करे, और डेट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 15%। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको ये बताना है कि कंपनी को डेट के थ्रू पैसा रेज करना चाहिए या फिर इक्विटी के थ्रू। ये पता लगाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो EBIT कितना है? 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख इंटू 100। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 10%। मतलब कि अगर मैं डेट के थ्रू पैसा रेज करके 30 लाख रुपए लगाती हूँ तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा? 10%। लेकिन मेरे को कितना इंटरेस्ट पे करना है? 15%। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम है एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑन डेट, दैट इज ये 10% है और ये 15% है। मतलब कि अगर मैं डेट के थ्रू पैसा उठाऊंगी तो मेरे को लॉस होगा, क्योंकि मैं 15% पे उठा के 10% पे लगा दूँ। इसीलिए एज ए फाइनेंस मैनेजर हम ये लिखेंगे कि हमें डेट के थ्रू पैसा रेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, तो हमें इक्विटी के साथ ही जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्वेश्चन में जो लास्ट की लाइन है वो मैं पढ़ती हूँ। द अबव डिस्कशन अबाउट द कंपनी लीड्स टू वेरियस फैक्टर्स विच डिसाइड how much of the profit should be retained and how much has to be distributed by the company। अब देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है इससे हमें ये पता चल गया कि बेसिकली हमें क्या बताना है? फैक्टर्स, और वो भी किसके? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के कौन से फैक्टर्स होते हैं? डिविडेंड डिसीजंस, राइट? अब नेक्स्ट लाइन है, कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव डिस्कशन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 सच फैक्टर्स। मतलब कि जो ऊपर केस स्टडी दी हुई है हमें उसमें से डिविडेंड डिसीजन के 4 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है बाय कोटिंग द लाइन्स। तो चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं। अभिषेक लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन क्लोथ्स। इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मेनी ईयर्स। This year too, it has been able to generate enough profits. There is availability of enough cash in the company and good prospects for growth in future. It is a managed organization and believes in quality, equal employment opportunities and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment. It has taken a loan of 50 lakhs from ICICI Bank and is bound by certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of the loan agreement. तो ये थी हमारी केस स्टडी। अब जब हमने इसको पढ़ा इसमें से मुझे 3 पॉइंट्स दिखे। पहला तो जो मैंने ये लाइन लिखी थी कि हाँ जी, this year too it has been consistently earning good profits for many years। मतलब कि जो हमारी कंपनी है दैट इज अभिषेक लिमिटेड, वो बहुत सारे ईयर से कंसिस्टेंटली गुड प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि स्टेबल अर्निंग इसका ये पॉइंट है, राइट? सो
दिस पॉइंट इज स्टेबल अर्निंग, ये पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया। अब हमने आगे पढ़ा तो उसमें हमें लिखा हुआ है इट हैज़ मेनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर टू रिसीव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो मतलब कि ये जो लाइन है कि जो शेयर होल्डर्स है वो ये चाहते हैं कि उनको रेगुलर बेसिस पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिले। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। आगे जो लिखा हुआ है इट हैज टेकन अ लोन ऑफ 50 lakhs एंड इज बाउंड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये कौन सा पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। ये तो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दी, इसके अलावा भी इसमें पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे जो एक पढ़ा इट हैज़ बीन एबल टू जनरेट गुड प्रॉफिट्स एंड गुड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर। तो ये कैश पोजीशन को दिखाता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ये कुछ केस स्टडीज़ मैंने डिस्कस की चैप्टर 9 की। आप इसमें से ऐसी ही केस स्टडीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो। न्यूमेरिकल बेस्ड ये क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आता है, तो जो ये न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा। नाउ द नेक्स्ट इज चैप्टर 10 दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, या जो हमने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़े थे, राइट। देन वी हैव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद जो हमने पढ़ा था सेबी के बारे में एंड जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो चलिए केस स्टडी करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो पूछा गया है वो है नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द कंपनी कैन यूज फॉर द अबव पर्पस। फिर नेक्स्ट हमें पूछा गया है व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द कंपनी कैन गेट फंड्स थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। और थर्ड हमें पूछा गया है स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। तो चलिए अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं। Ganesh Steel Limited is a large and credit-worthy company manufacturing steel for the Indian market. ठीक है, it now wants to cater to the Asian market and decides to invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. It decides to raise funds by issuing equity shares. The issue of equity shares involve huge flotation cost. To meet the expenses of flotation cost, the company decides to tap the money market. इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली दिया क्या हुआ है कि ये जो कंपनी है गणेश स्टील लिमिटेड, ये अपनी ब्रांचेस आउट ऑफ इंडिया भी खोल रहे हैं और इसके लिए इन्हें ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इन्होंने सोचा कि वो इक्विटी शेयर्स के साथ जाएंगे, लेकिन इक्विटी शेयर्स पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उसको मीट करने के लिए ये मनी मार्केट में गए। तो हमें बताना है कि कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ करें टू कवर देयर फ्लोटेशन कॉस्ट। हमने कौन कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, ट्रेजरी बिल, वो तो आरबीआई करता है, कैंसिल। दूसरा हमने पढ़ा था कॉल मनी कौन होता है, बैंक्स का, तो वो भी कैंसिल। नेक्स्ट हमने पढ़ा कमर्शियल बिल मतलब कि हम बैंक से डिस्काउंट करा ले, तो वो भी कैंसिल। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो भी बैंक्स करते हैं, तो वो भी कैंसिल। लास्ट बचा कमर्शियल पेपर कौन करता है, कंपनीज, और उसका पॉइंट होता है कि इट इज़ यूज टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कौन सा मनी मार्केट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, दैट इज कमर्शियल पेपर हमें पता चल गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकेंड है इसकी ड्यूरेशन क्या है, कमर्शियल पेपर की ड्यूरेशन क्या होती है, 15 days to 1 year। एंड नेक्स्ट है स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। अब हमें बताना है कि जो कमर्शियल पेपर है वो फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के अलावा किस लिए यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली इट कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट मिस्टर गुप्ता शुड अप्रोच। मतलब कि जो कैपिटल मार्केट था, राइट, जिसमें हम फाइनेंशियल एसेट्स को डील करते हैं, whose मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 year,
कौन से दो होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो मतलब कि हमें बताना है कि मिस्टर गुप्ता जो है उन्हें प्राइमरी मार्केट को अप्रोच करना है या फिर सेकेंडरी मार्केट को, एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सच मार्केट। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर गुप्ता हैज़ बीन रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब and has received a sizable amount as the retirement benefit. He consults his friends and family members about the investment opportunities. On their advice, he decides to invest rupees 20 lakhs in the securities provided. These securities are issued by the company for the first time. ये जो लास्ट वाली लाइन है, कंपनी ने फर्स्ट टाइम इशू की है, उससे हमें ये पता चल गया कि ये प्राइमरी मार्केट है। मतलब कि मिस्टर गुप्ता को कौन से कैपिटल मार्केट के पार्ट में इन्वेस्ट करना है, प्राइमरी मार्केट में। और फिर जो सेकंड पार्ट है कि आप इसके फीचर्स बताओ, तो आप इसके प्राइमरी मार्केट के फीचर्स बता देना, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस। मतलब कि हमें कोई चैप्टर जो हमारा है फाइनेंशियल मार्केट, उसका कोई प्रोसेस बताना है। हमने कौन कौन से प्रोसेस पढ़े थे, या तो ट्रेडिंग प्रोसीजर या फिर डीमेटीरियलाइजेशन से रिलेटेड, राइट। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुप्रिया's grandmother who was unwell called her and gave her a gift package. Supriya opened the packet and saw many crumpled share certificates inside. देखो, सुप्रिया की ग्रैंड मदर की तबीयत खराब थी, उन्होंने सुप्रिया को बुलाया और एक पैकेट दिया, गिफ्ट पैकेट, जिसमें क्रम्बल्ड शेयर्स के सिक्योरिटीज थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट दे हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय हर लेट ग्रैंडफादर। As no trading is now done in physical form, Supriya wants to know the process by adopting which she is in a position to deal with these certificates. ये जो लास्ट टाइम में लिखा हुआ है, नो ट्रेडिंग इज नाउ डन इन फिजिकल फॉर्म, तो मतलब कि जो सुप्रिया के पास सर्टिफिकेट्स हैं या जो सिक्योरिटीज़ हैं वो फिजिकल फॉर्म में है। तो फिजिकल फॉर्म में काम नहीं होता है सिक्योरिटीज़ का, तो उन्हें किस में कन्वर्ट कराना होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड dematerialization. So the name of the process is dematerialization. Now the next is also give two reasons to Supriya why dealing with shares in physical form had been stopped. अब हमें बताना है कि बेसिकली हम जो फिजिकल फॉर्म में जो सिक्योरिटीज़ थी, अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्यों डील किया जाता है। एज सच हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है चैप्टर में, लेकिन आप कॉमन सेंस के या फिर अपने तरफ से भी पॉइंट लिख सकते हो कि बेसिकली जो फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ होती हैं वो चोरी हो सकती हैं या फिर वो डैमेज हो सकती है। सो एनी ऑफ दीज रीजन यू कैन यूज टू गिव टू सुप्रिया, राइट। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी, इसमें हमें बताना है, लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं सबसे पहले। बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी टू फंक्शंस दैट वर परफॉर्म्ड बाय सेबी इन द अबव केस। मतलब कि जो केस स्टडी है उसमें हमें ये बताना है कि जो सेबी के फंक्शंस हैं, सेबी के क्या फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल एंड प्रोटेक्टिव। मतलब कि हमें ये बताना है कि कौन कौन से फंक्शन सेबी ने परफॉर्म किए केस स्टडी में। तो चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर संजय नेहरा वॉज द चेयरमैन ऑफ तरन बैंक। द बैंक वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट्स। Shareholders were happy as the bank was paying regular dividend. The market price of their shares was also steadily rising. The bank was about to announce taking over of Dena Bank. Mr. Sanjay Nehra knew that the share price of Taran Bank would rise on this announcement. Being a part of the bank, he was not allowed to buy shares of the bank. He called one of his rich friends Sudhir and asked him to invest rupees 5 crores in share of his bank, promising him the capital gains. मतलब कि एक बैंक था तरन बैंक, वो बहुत अच्छा कर रहा था और अब वो एक बैंक को अपने साथ मिलाने वाला था, दैट इज़ वेना बैंक। तो मिस्टर संजय नेहरा जो तरन बैंक के चेयरमैन थे, उन्हें ये पता था कि हमारी जो कंपनी के शेयर्स का प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन मैं जो हूँ मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स परचेज करूँ। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड जिसका नाम है सुधीर, उसे कहा कि आप मेरी कंपनी में 5 करोड़ रुपीस के शेयर परचेज करो एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको कैपिटल गेन होगा। As expected, the share prices went up by 40%
and the market price of Sudhir's share was now 7 crores. He earned a profit of 2 crores. He gave 1 crore to Mr. Sanjay Nehra and gave 1 crore with himself. On regular inspection and by conducting inquiries of the brokers involved, SEBI was able to detect this irregularity. The SEBI imposed a heavy penalty on Mr. Sanjay Nehra. अब बेसिकली जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया उनके फ्रेंड ने और फिर जो कंपनी के शेयर्स थे वो 40% से इंक्रीज कर गए, तो 5 लाख के शेयर 7 लाख के हो गए। तो जो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ उसमें से 1 करोड़ तो उनके फ्रेंड ने रखे और 1 करोड़ उन्होंने चेयरमैन को दे दिए। तो अब बेसिकली जो सेबी था वो ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन वगैरह करता रहता है। तो जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया तब उन्होंने ये पाया कि कुछ धोखा वोखा हुआ है। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने जो सुधीर था, सुधीर एंड संजय को हेवी पेनल्टी इम्पोज की। तो बेसिकली सेबी के क्या 2 फंक्शंस हमें बताए गए हैं। पहला बताया गया कि वो रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करता है, दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब कि चेक रखने के लिए कि कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हो रही है। एंड सेकेंड हमें दिया हुआ है कि सेबी ने संजय नेहरा पे हेवी पेनल्टी इम्पोज की, दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन। सो इस क्वेश्चन में कौन से 2 फंक्शंस परफॉर्म किए सेबी ने? रेगुलेटरी बाय कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड प्रोटेक्टिव बाय इम्पोजिंग हाई पेनल्टी ऑन संजय नेहरा। तो इसी के साथ हम चैप्टर 10 फिनिश करते हैं। नाउ वी विल डू सम केस स्टडीज ऑफ द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Now the next is chapter 12 consumer protection. Consumer protection में से बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट तो है कंज्यूमर राइट्स जो हमने पढ़े, दैट इज 6 राइट्स। नेक्स्ट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर हमने पढ़ा था रिलीफ्स अवेलेबल, मतलब कि जो रिड्रेसल एजेंसीज के थ्रू रिलीफ दिए जाते हैं कंज्यूमर्स को, या फिर रिड्रेसल एजेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर टॉपिक्स जिनमें से चैप्टर 12 में से कोई भी केस स्टडी बन के आती है। राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर कंज्यूमर को रिड्रेसल एजेंसी में क्या रिलीफ मिला, रिड्रेसल एजेंसी में वो कौन सी एजेंसी में जाए। सो ऑल दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ लेट्स सी सम केस स्टडी। फर्स्ट केस स्टडी में हमें एंड में लिखा हुआ है विच राइट ऑफ पलक एज अ कंज्यूमर हैज़ बीन वॉयलेटेड, मतलब कि हमें क्या बताना है, राइट कौन सा वॉयलेट हुआ है पलक का, नेम एंड एक्सप्लेन द राइट। ठीक है, अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं। पलक went to a shopkeeper to buy a hair oil. The shopkeeper forced her to buy a particular brand of hair oil out of the various available brands, irrespective of the willingness of पलक। मतलब कि पलक जो थी वो शॉप पे गई हेयर ऑयल परचेज करने, लेकिन जो शॉपकीपर था उसने ज़बरदस्ती एक ही ब्रांड का जो प्रोडक्ट था वो पलक को दिया विदाउट हर विलिंगनेस टू परचेज दैट ब्रांड। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा राइट है वो वॉयलेट हुआ है पलक का, दैट इज राइट टू चूज, मतलब कि जो उसका राइट है कि वो वही चूज करे जो वो लेना चाहती है, वो राइट पलक का वॉयलेट हुआ है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज मिस्टर सोनी, अ कंज्यूमर, purchased medicines without noticing the date of expiry. He also did not obtain the cash memo. मतलब कि एक कंज्यूमर थे मिस्टर सोनी, उन्होंने मेडिसिन परचेज की, ना तो उन्होंने उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी चेक की और ना ही कैश मेमो लिया। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय द लॉस इनकर्ड ड्यू टू एक्सपायर्ड मेडिसिन? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब कि हमें बताना है कि जो मिस्टर सोनी है इनको क्या प्रोटेक्शन मिल सकती है। एक्चुअल में इनको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती क्योंकि इन्होंने अपनी एज अ कंज्यूमर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें फुलफिल नहीं किया। अब कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन्होंने फुलफिल नहीं किया? फर्स्ट है एक्सपायरी डेट चेक नहीं की, राइट, इन्होंने एक्सपायरी डेट चेक नहीं किया। एंड सेकेंड इज इन्होंने कैश मेमो भी नहीं लिया अपने प्रोडक्ट का। तो इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वॉयलेट करने की वजह से जो मिस्टर सोनी है उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि विच कंज्यूमर राइट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. Under the CPA 1986, every consumer has a right to be protected against goods and services which are hazardous to life and death. Delhi 18 Lights and Appliances produces and sells substandard electrical appliances. As these appliances did not conform to the safety norms, so an important mark assuring quality specification was missing. Cases were noticed where these substandard appliances had caused serious injury to many consumers. अब बेसिकली इसमें जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है प्रोडक्ट्स विच आर हैजार्डस, तो इससे कौन सा राइट आपको याद आएगा? राइट टू सेफ्टी. तो मतलब कि यहाँ पे कौन सा राइट वायलेट हुआ है? सेफ्टी. नाउ द नेक्स्ट इज नेम द मार्क विच द कंज्यूमर शुड सी बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू इंश्योर सेफ्टी. अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस परचेज करने से पहले हमें कौन सा मार्क देखना चाहिए जो इंश्योर करता है कि वो जो गुड है या प्रोडक्ट है वो सेफ है. सो दैट इज ISI मार्क. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज नेम एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट वेयर अ कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट दैट ही इंटेंड्स टू बाय. इसमें जो ये वर्ड है टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो इससे कौन सा राइट आता है? राइट टू बी इन्फॉर्म. सो दीज आर द 3 पार्ट्स जिनके ये तीनों आंसर है. फर्स्ट राइट जो वायलेट हुआ है सेफ्टी, जो मार्क होना चाहिए सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे दैट इज ISI, एंड जो राइट ये बताता है कि कंज्यूमर को पूरा राइट है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जाने, दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म. Now the next question is Gaurav, under which act Gaurav is entitled to file the case. मतलब कि हमें बताना है कि गौरव किस एक्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है. एंड सजेस्ट द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू फाइल हिज कंप्लेंट. मतलब कि हमें ये बताना है कि जो गौरव है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल में से किस पे अपना केस फाइल कर सकता है. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. Gaurav is fond of packaged food drinks such as Coca-Cola, Pepsi, etc. One day he finds impurities in a bottle of Coca-Cola that he bought by paying the required price. He consults his friend Nitin, who advises Gaurav to file a case in consumer court. Gaurav files a case against the manufacturer, its bottler and the distributor. मतलब कि जो गौरव है उसने देखा कि इम्प्योरिटीज़ है कोका कोला की बोतल में, तो उसने अपना केस फाइल किया. अब बेसिकली हम अपना जो ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस करवा सकते हैं अंडर विच एक्ट? दैट एक्ट इज CPA 1986, राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सजेस्ट गौरव द एप्रोप्रिएटिव अथॉरिटी टू फाइल हिज कंप्लेंट. मतलब कि हमें बताना है कि जो तीनों कमीशन है दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, उनमें से किसके अंडर गौरव अपना केस फाइल करे. ऑब्वियसली जो कोका कोला या जो पैकेज ड्रिंक्स होती हैं उनका जो अमाउंट होता है दैट इज लेस देन 20 lakhs, राइट. सो वी विल फाइल द केस अंडर डिस्ट्रिक्ट फोरम इन दिस केस. ये हमने कैसे डिसाइड किया कि हमें कौन सी अथॉरिटी के पास अपना केस फाइल कराना है? बाय द अमाउंट. हमने देखा कि जो कोका कोला या फिर जो पैकेज ड्रिंक्स होती है उनका जो अमाउंट है दैट इज लेस देन 20 lakhs ऑब्वियसली, सो दैट विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम. सो इसी के साथ हम अपनी केस स्टडीज़ को ख़त्म करते हैं. ये हमारा चैप्टर 12 ख़त्म होता है. एट लास्ट में बस ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप केस स्टडी अटेंड करो सबसे पहले लास्ट की क्वेश्चन की लाइन पढ़ो. मतलब कि क्वेश्चन उस केस स्टडी के थ्रू आपसे मांग क्या रहा है, जो टॉपिक के बारे में वो रिलेटेड आपसे पूछ रहा है उस टॉपिक को एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर लो, या तो मेमोरी टेक्निक के थ्रू या फिर नॉर्मल वे में, और फिर उस क्वेश्चन को आप पढ़ो. एंड देन फिर से जब आप पढ़ोगे तो आपको सीधा डायरेक्टली आराम से उसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे. Do like our video and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.